हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? स्वागत है आप सभी का टॉपर्स टॉक विद अनअकैडमी के अंदर। मेरा नाम है विवेक सोनी और आज जो शख्सियत हमारे सामने मौजूद है वो है लोकेश सोनी जी। इन्होंने मात्र 19 वर्ष की आयु में अपनी पहली सरकारी जॉब जॉब जो है वो हासिल की है। आरएसएम एसएसबी एलडीसी जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, उसमें इन्होंने 214वीं रैंक हासिल करके टॉपर बने हैं ये। आइए जानते हैं इनसे किस प्रकार का इनका एक्सपीरियंस रहा, कैसा-कैसा पेपर आता है, कैसा सिलेबस होता है, पैटर्न किस प्रकार का आता है, डिफ़िकल्टी लेवल क्या होता है, कौन-कौन से सब्जेक्ट होते हैं, किस-किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, टाइपिंग के पेपर की तैयारी कैसे करनी चाहिए, सारी बारीकियों पे हम ध्यान देंगे। आइए मिलते हैं लोकेश जी से। लोकेश जी कुछ बताइए एग्ज़ाम के बारे में और किस प्रकार से हमको तैयारी करनी चाहिए? जी, आरएसएमएसएसबी एलडीसी का जो एग्ज़ाम था मेरा उसमें 5 सब्जेक्ट थी, जीके, हिंदी, इंग्लिश और अपने मैथ एंड अ, मैथ और बस ये अपने सब्जेक्ट थी। जी अब के। मैंने तैयारी किस तरह की ये इसलिए थी भाई, जो अपने जीके थी उसके लिए तो एक मैं गाइड लिया था अपने। जी। उसको बार-बार रिवाइज़ किया। हुँ, मेरा जीके का बस एक ही ज़रिया रहा, मैं एक फिक्स गाइड लिया था, मुझे ये गाइड करनी है, ना तो इससे ज़्यादा करनी है, ना कम करनी है। ये गाइड अब मुझे कंप्लीट करनी है, इसका एक ही वो रखा कि हर हफ्ते जो करा उसका रिवीज़न कर लेता था संडे को, फिर 7 दिनों में जो पढ़ा उसका फिर रिवीज़न कर लेता। तो मंथ में जो हुआ उसको मंथ के एंड में रिवीज़न कर लेता था। इस तरह बार-बार रिवाइज़ करने से वो मेरे जीके याद रही। जी। मैथ मेरी 10th से स्ट्रॉन्ग थी, जो मैथ में मैंने ज़्यादा ध्यान दिया नहीं। हुँ, एग्ज़ाम से 3-4 दिन पहले 8-10 टॉपिक थे, प्रॉफ़िट, लॉस ये, जो द एक दिन में मैंने वो 8-10 टॉपिक के 1-1, 2-2 घंटे दिया, हुँ, उसमें कवर हो गए थे, यानी लगभग 2 दिन में मैंने मैथ कवर कर ली थी। हुँ, अब रही बात जीके की, जीके में नोट्स बनाए थे लास्ट स्टार्टिंग से ही, जैसे मैं पढ़ता था उस टाइम मुझे लगा भाई जो याद हो गई, वो तो ठीक है, जो याद नहीं हो रही, हुँ, उसका मैं शॉर्ट नोट्स इस तरह बना लेता था कि भाई जब मेरा एग्ज़ाम होगा, मैं इस नोट्स को देख के पूरा का पूरा एक बार रिवाइज़ कर पाऊँगा। जी। इस तरह से मैंने जीके कंप्लीट की। इंग्लिश के लिए इंग्लिश में भी ग्रामेटिकल रूल्स कुछ ज़्यादा ही होते हैं। मैं इथे ये हुँ, देखा हूँ टेंस में, ग्रामर में भाई कब आर्टिकल्स का यूज़ होगा, कब डिटर्मिनेंट्स का यूज़ होगा। इसके लिए मैंने इंग्लिश में भी नोट्स बनाए थे। मतलब रूल्स लिख लेते एक कॉपी में, भाई ये रूल्स होते हैं मोस्टली। जो लगभग 50-60 ऐसे रूल्स बने, भाई लगभग इनमें से क्वेश्चन उठ ही जाएगा मुझे लगा, क्योंकि मैंने 1-2 पेपर भी देखे थे। हुँ, लास्ट टाइम पे जो आरएसएम एसएसबी ने कराए थे जी। एलडीसी के, हुँ, और कोई अदर एग्ज़ाम के भी देखे थे। मैं इंग्लिश के जो देखा तो उससे ये लगा कि इन रूल्स के इर्द-गिर्द क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो उन हुँ, कुछ ग्रामेटिकल रूल्स की मैंने एक नोट्स बना लिए थे। हुँ, इंग्लिश में ये रखा मैंने, और डेली के डेली 10 एक मीनिंग्स भी याद करता था मैं, क्योंकि मुझे हुँ, लगा कि जो पेसेज आता है अपने उसमें मीनिंग का अर्थ नहीं आने की वजह से पैसेज क्लियर नहीं हो पाता। तो बिल्कुल डेली सही मैं बात है। 10-12 10-12 मैंने फिक्स कर रखा था भाई, डेली में 10 भी यदि मैं मीनिंग याद करूँगा तो महीने में 300 मीनिंग बैठती है। जी, इस हिसाब से मेरे को लगा कि लास्ट टाइम तक अपने को ज़्यादा जाते हैं, 10 मीनिंग याद करने में आधा घंटा लग जाता है। बिल्कुल। अब मैं डेली 10 से 1 मीनिंग याद कर लेता, जिससे 6 महीने के गैप में फॉर्म भरने से लेकर एग्ज़ाम तक लगभग 6 महीने मिले थे। अप्रैल में फॉर्म भरने में आए, और आई थिंक अगस्त, सितंबर में। अक्टूबर, सितंबर हुँ, के लगभग एग्ज़ाम हो गया था। जी। तो ये जो 4-5 महीने मिले, इसमें मेरी आराम से इंग्लिश की तैयारी अच्छी इस तरह हो गई, ग्रामेटिकल रूल्स मैंने एक बार बना लिए, उनको हुँ, पढ़ लेता था। डेली मीनिंग्स याद करता था, तो मेरी लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम आया तब तो मैं ये मानो, एक फॉर्म भरने से एग्ज़ाम तक में मेरी इंग्लिश अच्छी खासी में वोकैब है वो क्लियर हो गया था। जी, अब हिंदी तो नॉर्मल आती है अपने, बट उसमें ये होता है हिंदी भी आजकल क्या है, क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि वो कन्फ्यूज़ ज़्यादा करते हैं। जी। मुझे एक-एक हिंदी के एक-एक चीज़ को बारीकी से देखा, हुँ, उपसर्ग पढ़ते ये थोड़े ऐसे होते हैं कि इनमें अक्सर चूक होने की समझ संभावना नहीं रहती आता। है, जो बिल्कुल। हुँ, समझ में नहीं आता भाई इसमें ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो हुँ, उनको ढंग से दिया। यहाँ तक कि मैं एक जो वो भी ले आया था मॉडल पेपर, जिसमें मैंने देखा भाई ये तो अपने उससे तैयारी की हिंदी की, भाई इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है। और रही बात हमने करंट अफ़ेयर्स की, तो हुँ, करंट अफ़ेयर्स के लिए सीधा-सा ज़रिया बनाया था, सुबह उठता था, हुँ, जब अखबार आप नॉर्मली तो पढ़ते हैं, तब बस ये है जो मुझे लगता था या आने लायक, उसकी एक कॉपी बना ली थी, जिसमें मैं वो सवाल कर लेता था, क्योंकि कइयों ने कहा कि गाइड भी आती है करंट की, तो मैं सोचता था भाई जो करंट के सवाल आएँगे वो बिल्कुल हॉट इश्यू आएँगे, जो भाई ज़्यादा चल रहे हो, जो अखबार में अधिकतर फ्रंट पेज पे आते हैं।
जी, तो मैं सोचा करंट की बुक्स लाने इसका तो मतलब है कुछ ज़्यादा ही कर लेना। जो मैंने करंट की अफ़ेयर्स की तो कोई बुक लाया नहीं कि न्यूज़पेपर जो होते थे उसमें से मैं मेन डेली 10-12 क्वेश्चन अपनी एक बुक में उतार लेता था, एक कॉपी बिल्कुल। में। तो इस तरह व उसको भी मैं हफ़्ते के एंड में रिवीज़न कर लेता था। तो हुँ, रिवीज़न करते-करते करंट्स के लिए तो यही था, करंट अफ़ेयर्स के लिए तो क्या हुँ, न्यूज़पेपर पे ध्यान दिया, कोई बुक नहीं थी। हुँ, मैथ के लिए स्ट्रॉन्ग थी मैथ की, मैं इस पे से कोई करा नहीं वैसे लास्ट टाइम पे जब भी देखा था 1-2 दिन में रामनिवास माथुरिया की बुक थी, हुँ, उसको देखा था। उसमें भी क्या नॉर्मल फ़ॉर्मूले जैसे अपने वॉल्यूम के, सरफेस एरिया हुँ, इनके जो हुँ, भूल गए थे उनको देखा था हुँ, और अपने हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, जीके हो ही गई। अब ने बस यही टॉपिक थे इनको गाइड हर टॉपिक सिलेबस में जो टॉपिक था उसके बाहर से मैंने कुछ नहीं किया। हुँ, मैं तो ये कहूँगा यदि कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले अपने पास सिलेबस पूरा माइंड में होना चाहिए कि क्या टॉपिक है, क्या नहीं है। आप आपको सिलेबस नहीं पता, आप ऐसा टॉपिक कर रहे हो जो सिलेबस में नहीं है तो टाइम वेस्ट है। बिल्कुल सही बात। स्ट्रैटेजी में यही है सबसे पहले सिलेबस कवर होना चाहिए। बस सिलेबस में ये है और मुझे कम से कम पहले उनको तो कर लिया करना है। फिर आपके पास बिल्कुल। टाइम मिलता है तो आप उसके आस-पास के टॉपिक ज़रूर देख सकते हो लेकिन पहले सिलेबस कवर। तो मैंने पहले सिलेबस की एक-एक पॉइंट और जब सिलेबस हो गया तो मेरा आई थिंक मैं तो यही सोचता हूँ यदि आपका सिलेबस कवर है अच्छी तरीके से तो एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। हुँ, हुँ, बिल्कुल। लोकेश जी एक चीज़ बताइए आजकल का जो युवा है या आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं, वो कैसे कहते हैं कि सर ऑफ़लाइन में तो ज़्यादा पढ़ाई-वढ़ाई होती नहीं है, हम ऑनलाइन ज़्यादा डिपेंड रहते हैं बिकॉज़ ऑनलाइन हम अपने घर से आराम से पढ़ सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग आपके नज़रिए में कौन-सी स्टडी बेटर है? ऑनलाइन स्टडी बेटर रहती है कि ऑफ़लाइन स्टडी बेटर रहती है? क्या एडवांटेज और देखिए डिसएडवांटेजेस हैं? विवेक जी देखिए बात ऐसे साइंस का युग है आपको पता है, जी। तो ऑनलाइन जो स्टडी है वो मेरी नज़र में एक गलत भी नहीं कह सकता और उसको सही है एक तरीके से। दूर-दराज में अपन जानते हैं गाँव में कोई टीचर रहता नहीं है, ऐसे हुँ, इलाकों में गवर्नमेंट में कोई कोचिंगों की कोई व्यवस्था ही नहीं। हुँ, उस दृष्टि से देखा जाए तो आजकल ऑनलाइन मीडियम आई थिंक बेस्ट है इसी के लिए जो कोई टॉपिक आपको हार्ड लग रहा है, कि समझ में नहीं आ रहा, आप आराम से कोई भी टॉपिक डालो यूट्यूब पे, उस टॉपिक से रिलेटेड बहुत वीडियो आ जाती है। आप 2-3 वीडियो देखकर अपना वो टॉपिक क्लियर कर सकते हो। तो मेरे नज़र में ये ऑनलाइन स्टडी भी अपनी जगह सही है, बट कुछ ज़्यादा ही अपन उसको ऑनलाइन स्टडी को महत्व दे देते हैं, तो वो भी गलत है। तो मैं तो जैसे तैयारी करा तो उसमें ऑनलाइन स्टडी का कोई रोल नहीं था, मैंने बुक्स लाया था, हुँ, उससे पूरी पढ़ाई की। तो मैं तो ये कहूँगा कि ऑनलाइन भी अपनी जगह सही है, लेकिन लिमिट की सही है क्योंकि ऑफ़लाइन अपनी रही है पद्धति और उसी से पढ़ता है, तो ऑफ़लाइन भी आप करना चाहो तो हो हुँ, जाता है और ऑनलाइन भी गलत नहीं है। अपनी जगह जैसे कुछ टॉपिक समझ में नहीं आता, तब हुँ, भी मैं जैसे आगे सीजीएल-ईजीएल की तैयारी कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ टॉपिक समझ में नहीं आता, तो मैं अब भी यूट्यूब वीडियो पे डालता हूँ वो टॉपिक, उससे रिलेटेड वीडियो आती है, देखता हूँ, तो उससे मेरा चीज़ कवर हो जाता है। तो आई थिंक अपनी जगह ऑनलाइन स्टडी भी बिल्कुल सही है। जी, ओके। तो आपकी नज़र में ऑनलाइन और ऑफ़लाइन का कॉम्बिनेशन जो है वो बेटर रहता है मतलब दोनों जी, का बिल्कुल, सामंजस्य बनाकर चलें तो वो ज़्यादा बिल्कुल। बेटर रहता है। बिल्कुल सही वो बात ज़्यादा है। बेटर है, बिल्कुल जी, विवेक जी, जी, बिल्कुल। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि क कहीं पे ऑफ़लाइन कोचिंग मिलती नहीं है जैसे छोटे-छोटे गाँवों में, कस्बों में, जी, छोटे-छोटे हाँ, मतलब जो ये तो जो कहीं बाहर से कोचिंग करके आया है वो खुद की कोचिंग डाल लेता है और उसके नाम पर वो पागल बनाता हाँ, रहता है जी, बच्चों को, तो वो फिर हाँ, ये फ्रूटफुल नहीं भी है। रहता। इस वजह से हाँ, बेटर इससे रहता है छोटी जगहों पर ऑनलाइन कोचिंग की बेटर है, जाए। जी, जी, बिल्कुल। बिल्कुल। मेरी नज़र मैं सपोर्ट करूँगा ऑनलाइन को। बिल्कुल, बिल्कुल, सही बात है। लोकेश जी एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि आजकल टेस्ट सीरीज़ का जो है वो काफ़ी प्रचलन बढ़ा है। लोग कहते हैं कि अगर जी, आपने टेस्ट सीरीज़ में अच्छा कर लिया, टेस्ट सीरीज़ में आपका प्रदर्शन अच्छा है, तो डेफ़िनेटली आपको एक अच्छा रैंक मिलेगा और अच्छा डिपार्टमेंट भी मिलेगा, अच्छे मार्क्स आएँगे आपके। आपका क्या कहना है इस बात पर? टेस्ट सीरीज़ का कितना योगदान रहता है एक व्यक्ति की सफलता के अंदर? जी, देखिए टेस्ट सीरीज़ की बात करें तो जब मैंने एलडीसी का एग्ज़ाम दिया तो उससे 15-20 दिन पहले मेरा सिलेबस कवर हो गया था। तो मैं भी 2-3 टेस्ट सीरीज़ लाया था भई, अपन को लेवल को तो देखता अपन कितना लेवल अपन क्या कर सकते हैं, क्या जी। नहीं कर सकते। उसको देखते हुए मैं भी 1-2 टेस्ट सीरीज़ लाया तो उसको मैंने सॉल्व भी किया। तो हुँ, मैं तो ये कहूँगा टेस्ट सीरीज़ भी अपने आप को एग्ज़ाम से पहले 10-1 दिन पहले जब आपको लगे पूरा सिलेबस कवर हो गया, हुँ, उसके बाद टेस्ट सीरीज़ देने से अपन को लगता है अपन को कितना याद है, कितना नहीं है, किस कौन-सा टॉपिक अभी अपना वीक है तो अपन उसको सुधार सकते हैं। लेकिन यही कहना चाहूँगा टेस्ट सीरीज़ तभी लें जब आपको लगे कि पूरा सिलेबस अपना कवर हो गया। आप
आपका सिलेबस 50% कवर हुआ है, आप टेस्ट सीरीज़ ला रहे हो, दे रहे हो, आपके नंबर कम आएँगे, अपने आप को डिमोटिवेट करोगे। इससे तो अच्छा है पहले अपना पूरा सिलेबस कवर करें, अपनी तरफ से संतुष्ट रहो, भई मैंने जी, सिलेबस कवर कर लिया, उसके बाद टेस्ट सीरीज़ देने का आई थिंक कुछ एडवांटेज है। और पहले ही देने का कोई वो नहीं है, ये आपको डिमोटिवेट ही करेगा। तो मैं खुद भी लाया था पर पहले सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट करने के बाद। जी, जी, जी। बिल्कुल, मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि कई बार होता है ना कि हम बहुत सारा मटेरियल खरीद लेते हैं। चलो यहाँ की भी मिल जी, रही है, जी, यहाँ की भी खरीद लो, ये भी खरीद लो, वो भी खरीद लो। सारी खरीदने के चक्कर में हमको कुछ नहीं मिलता और कुछ नहीं हमारे मिल ना तो पाता। मार्क्स आ पाते हैं, हम उलझ कर रह जाते हैं कि इधर जाऊँ, क्या करूँ? बिल्कुल, चलिए टाइपिंग के ऊपर आते हैं। टाइपिंग एक डिफ़िकल्ट सेक्शन रहता है, हम सभी को पता है जी, और इंग्लिश के बजाय हिंदी ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहता है, फिर एफिशिएंसी भी जी, रहता है। बिल्कुल, यही मेरे साथ कैसे था। तैयारी की है आपने? मतलब आप एक छोटे से कस्बे के अंदर हैं, कैसे तैयारी की आपने? जी, बिल्कुल, जब मैंने टाइपिंग का एक वो रिटन एग्ज़ाम हो गया, उसका रिज़ल्ट आया और उसमें मेरा सिलेक्शन भी हो गया, तो पता था अब आगे टाइपिंग एग्ज़ाम होगा। जी, तो टाइपिंग एग्ज़ाम के लिए सबसे पहले तो हमारे यहाँ टाइपिंग ट्यूटर है जो सिखाता था एक, तो उसके पास गया मैं। अब स्टार्टिंग में टाइपिंग में क्या है, उन्होंने तो वो एक पता लग जाता था, यहाँ उँगलियाँ रखनी है, इस तरह करना, वो सिखा के चल गया। उसके बाद मैं करता था, मेरे बिल्कुल भी नहीं बैठती थी, तो मुझे तो कई बार बहुत ये होगा, नहीं होगा। तो मैं वहाँ बैठे-बैठे उस कीबोर्ड पे हर कैसे उँगलियाँ रखने लग जाता था क्योंकि मेरा को लगता था ये मुझसे नहीं होगा। फिर धीरे-धीरे क्योंकि रिटन एग्ज़ाम के बाद टाइपिंग एग्ज़ाम में लगभग हमको साल भर मिल गया 1 था। साल मिल गया था। जो स्टार्टिंग के जी। 3-4 मंथ, हाँ, 1 साल मिल गया था, हुँ, जो स्टार्टिंग के 3-4 मंथ तो बस मैं जाता था, घर पे भी कोई वो करता नहीं था, वहाँ गया 4 बजे, वो बताया इस तरह करना है, मैं करता था। हुँ। अब वो भी कहता था भई आपसे हो नहीं रही है। मैं कहा क्यों नहीं हो रही सर, मैं कोशिश भी कर रहा हूँ, अब भी नहीं हो रही। अब उसने मुझे एक सलाह दी कि या आप 2 घंटे करते हो, मैं कहा वो पूछे घर पे, मैं कहा सर घर पे नहीं होती। तो उन्होंने कहा कि आप किसी भी तरह घर पे भी कंप्यूटर का अरेंज करो ताकि कम से कम आप यहाँ 2-3 घंटे और वहाँ घर पे 4-5 घंटे करोगे तो उससे ज़्यादा बेटर रिज़ल्ट आएगा। तो मैं जी, उनके बात सुन के, मेरा एक फ्रेंड था जिसके पास कंप्यूटर था, तो मैंने उससे भाई कुछ दिनों के लिए दिया। वो मेरे फ्रेंड ने भी मेरा पूरा सपोर्ट किया, उसने अपना कंप्यूटर दिया, भाई ठीक है, फिर आराम से इस पे तैयारी कर। तो मैं उस पे घर आके जब मैंने उस पे करने लगा और एक ट्यूटर था, सोनी टाइपिंग ट्यूटर आता है एक, जी, जी। वो मैंने इंस्टॉल करा कंप्यूटर में। हुँ, वो मेरे हिसाब से मेरा जो टाइपिंग को सक्सेस किया तो सोनी टाइपिंग ट्यूटर ने किया। जो मैं सीखने जाता था वहाँ से मुझे कोई ज़्यादा बेनिफिट मिला नहीं। हुँ। सोनी टाइपिंग ट्यूटर पर मैं दिन में फिर घर पे तो था ही, तो आराम से फ्री भी थे उस टाइम पे, तो 4-5-6 घंटे देता, तो धीरे-धीरे हुई। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ अपन करते हैं तो स्टार्टिंग में वो नहीं होती, करते-करते अपने आप सुधार आता है। आज मेरी स्पीड, मैं अभी भी करता हूँ, 40-45 प्लस स्पीड आ जाती है। तो इससे बस यही मुझको खुद को लगता है कि जो चीज़ मुझसे पहले नहीं होती थी, मेहनत करते-करते सक्सेस रही। यानी कि कोई भी चीज़ नहीं हो रही तो करे जाओ, कभी तो वो भी अपना रिज़ल्ट दिखाएगी। बिल्कुल, 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 बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से। कितने मार्क्स आए थे आपके टाइपिंग के अंदर? मेरे 95 मार्क्स थे। क्या बात है, क्या बात है! 95 इधर और 40 142 इधर आ गए आपके। बहुत बढ़िया, मतलब बिल्कुल। 231-32 मार्क्स कुछ आए थे आपके, है ना? जी, मेरे टोटल 300 में से थे 237। 237 ओके, वेरी गुड। हुँ, जी, बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत मज़ा आया लोकेश जी आपसे बात करके और आपके एक्सपीरियंसेस हमने जाने, किस प्रकार से एक विद्यार्थी को पढ़ाई करनी चाहिए, किस प्रकार से डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, किस प्रकार से धैर्य को बनाए रखना चाहिए। आपने कई सारी अच्छी बातों पर ज़ोर दिया कि कोई भी जब नई चीज़ सीखते हैं तो हमको डेफ़िनेटली परेशानियाँ आती हैं, लेकिन आप कितने बिल्कुल, जुझारू हो उसके मेरे से प्रति, यही हुआ था। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि आखिर में जीतता वही है, बिल्कुल, आखिर में टिकता वही है जो टेस्ट प्लेयर होता है। आजकल सारे टी20 प्लेयर बने हुए हैं, छक्के-चौके मारने के बिल्कुल, अंदर अभी अपने एक विकेट गँवा देते हैं, है जी, ना? कुछ नहीं बिल्कुल। कर पाते हैं। तो टेस्ट प्लेयर बनना बिल्कुल, पड़ेगा, है ना भैया? कोई सा भी एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम की जी, तैयारी के बिल्कुल, अंदर टेस्ट प्लेयर ही बनना पड़ेगा। आपको इन स्विंग भी झेलनी पड़ेगी, आउट स्विंग भी झेलनी पड़ेगी, बाउंसर्स भी झेलने पड़ेंगे। तो जब आपको सारी चीज़ें आएँगी तभी आप एग्ज़ाम बिल्कुल। क्लियर कर पाओगे, सीधी-सी बात है, सिलेबस कवर करो। सिलेबस जब कवर हो बिल्कुल, जाता है फिर टेस्ट सीरीज़ से तैयारी बस करते जाओ, मेरा करते जाओ, बस यही तरीका है।
बस मेरा भी यही है, एक ही या पूरी स्टोरी का एक ही बात मैं कहना चाहूँगा, कोई भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम हो, जी। निकालने का कोई जादुई तरीका नहीं है। सबसे पहले सिलेबस लो, उसको कंप्लीट करो। हुँ, आई थिंक जो संस्था होती है एग्ज़ाम कराने वाली, वो सिलेबस के बाहर कुछ बनाती नहीं है। मैंने भी जो एग्ज़ाम दिए, बिल्कुल सिलेबस सही के बात बाहर है। भी कुछ आया नहीं था। हाँ, तो मेरी जितना मैंने नज़र में देखा है, कोई राजस्थान के एग्ज़ाम में तो सिलेबस के बाहर कुछ नहीं आता। जी, सेंट्रल में बिल्कुल, भले तो ही आई ऐसा थिंक होता है कि जीके पूरा है हाँ, तो उसमें आ बिल्कुल। सकता है, लेकिन हाँ राजस्थान में जी, पर्टिकुलर अपने टॉपिक्स गिवन होते राजस्थान हैं। में नहीं है। बिल्कुल। जी, तो मेरी नज़र में एग्ज़ाम क्रैक करने भी कोई बड़ी बात नहीं है। यदि आपका सिलेबस पूरा है, आपने स्ट्रैटेजी से उसको रिवाइज़ किया है 2-3 बार, आप आराम से ठंडे माइंड से एग्ज़ाम देने जाओ। आई थिंक यदि आपकी मेहनत अच्छी होगी, तब 100% उसमें सेलेक्ट होंगे, ये मेरा कहना है। कोई बिल्कुल, जादुई बिल्कुल। तरीका नहीं है, पढ़ो, मेहनत करो, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत मज़ा आया लोकेश जी आपसे बात करके, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा स्टूडेंट्स को, क्योंकि आप सच में एक मोटिवेशन है, 19 साल की मात्र ऐज के अंदर आपने अपना फर्स्ट एग्ज़ाम क्रैक कर लिया है। बहुतों का सपना होता है, लोग 40-40 की उम्र में आके भी एग्ज़ाम पास नहीं कर पाते, तब तक भी संघर्ष करते रहते हैं। उनके पास सही तरीका नहीं होता, सही रणनीति नहीं होती। आज आपको जब वो देखेंगे जी। तब उनको पता चलेगा कि किस प्रकार से एग्ज़ाम क्रैक किया जाता है। बहुत-बहुत धन्यवाद। अपना कीमती वक़्त हमसे साझा करने के लिए, हमसे शेयर करने के लिए बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हूँ आपसे मिलकर मैं और बहुत-बहुत मैं तो धन्यवाद। आपको हम धन्यवाद आपके दूँगा विवेक जी, जी, आपने मुझे एक मंच दिया थोड़ा कुछ बताने का जो हालाँकि मैं इतना लायक था नहीं कि मैं इंटरव्यू दूँ, पर आपने 2-3 बार बोला तो चलो मेरे पास जो सुझाव थे वो मैंने दिए बिल्कुल, और बिल्कुल। आपने मुझे मंच दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपको भी बिकॉज़ देखो सभी रुकना किसी को भी यहाँ पर नहीं है, सबकी मंज़िलें आगे की जी, ओर है। बिल्कुल। लेकिन उनका क्या जो लोग हमसे पीछे हैं, जो लोग यहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, आज आप देखिए कि जी, आपने जी। 19 वर्ष की आयु में क्रैक किया है, तो कितने लोग आपको देखकर मोटिवेट होंगे कि यार जी, किस प्रकार आपकी से इसी बंदा बात है। से मैं सहमत हुआ था तभी फिर मेरे को बस। लगा देना चाहिए। जी, जी, बस यही चीज़ है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद लोकेश जी आपका। ज़्यादा से ज़्यादा मैं इस वीडियो को आगे पहुँचाऊँगा, शेयर करूँगा लोगों तक, ठीक है? आपके जो मैसेज है लोगों तक ओके, पहुँचाऊँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ बने रहें। बहुत-बहुत नमस्ते आपको, बहुत-बहुत धन्यवाद। हम कामना करते हैं कि आप फ्यूचर में और भी बुलंदियों को हासिल करेंगे और अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। धन्यवाद। ओके।